जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है आप सबके जाने पहचाने और मेरे पर्सनल फेवरेट भाव तोरसेकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय नमस्कार। हिंद। नमस्कार। भाव, आपने सबसे पहले और सबसे सटीक भविष्यवाणी वेस्ट बंगाल के लिए की थी। तब तक लोगों को इतना अंदाजा नहीं था कि वेस्ट बंगाल में चल क्या रहा है। और आज वेस्ट बंगाल में जो नतीजे हैं और जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, ममता दीदी जिस तरह से नजर आ रही है, इनफैक्ट वो कोर्ट पहुंच गए कल, तो जो सारा कुछ ड्रामा चल रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स का भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? क्या ममता दीदी केजरीवाल 2 बनने वाली है जिस तरह के एक्शन वो कर रही है? वो तो केजरीवाल पहले बन चुके, 4 महीने पहले। मैंने बहुत सारे संजय दीक्षित या ओमकार उनके प्रोग्राम में बोला था, इसने अगर सबसे बड़ी गलती की है तो कि वो केजरीवाल के रास्ते पर चले गई। वो अगर हेमंत सोरेन के रोड से चले जाती तो बच जाती। इनको अमित शाह की स्ट्रैटेजी, रणनीति समझ में नहीं आई। केजरीवाल को कोर्ट कचहरी में उलझा कर रखा था और वो उलझ रहा था। हेमंत सोरेन नहीं उलझा। हेमंत सोरेन के पास ईडी आ गई, वो हाजिर हो गया, 3 महीने अंदर रहा, चचेरे भाई को मुख्यमंत्री किया, पत्नी के हाथ में पार्टी दे दी थी, 3 महीने 4 महीने के बाद वापस आ गया, आराम से चुनाव लड़ा। क्योंकि चुनाव में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, चुनाव में आम जनता की राय इंपॉर्टेंट होती है। आप कोर्ट कचहरी में जाकर कुछ भी करो, उससे कोई फायदा नहीं। मैं आपको कोर्ट कचहरी का मतलब समझाता हूँ। जब नरसिंह राव के समय में कर्नाटक की गवर्नमेंट बर्खास्त की गई थी, एसआर बोम्मई, जिसका रेफरेंस बार बार दिया जाता है, बोम्मई केस, बोम्मई केस, बोम्मई केस, राज्यपाल वगैरह वगैरह, तो बोम्मई ने विधानसभा बर्खास्त की गई, सरकार बर्खास्त की गई, एसआर बोम्मई सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला लिया, लेकिन उसका नतीजा आने में कुछ 9 साल निकल गए। उसके बीच 2 बार विधानसभा का चुनाव हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ हाँ, जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो विधानसभा तो वापस नहीं आती ना, वो विधानसभा तो चली गई, डेड। तो आपको जो है सामने, कागज में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वो सब है, लेकिन वो फैक्ट्स और डेड वर्ड्स, उसमें फर्क होता है। तो आप कोर्ट में जाकर हेडलाइन पैदा कर सकते हो, चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसलिए मैंने हेमंत सोरेन और केजरीवाल, इसका कंपैरिजन मैं इसलिए करता हूं कि हेमंत सोरेन उसी बीजेपी को हराकर चीफ मिनिस्टर बना दोबारा। इतने आरोप थे, सब ईडी वगैरह थी, फिर भी जीत गया। तो ईडी से, सीबीआई से या ऐसे किसी से कोई जीत नहीं सकता, ना किसी को हरा सकता है। क्योंकि आम जनता की राय का मतलब चुनाव होता है। तो आपको अगर चुनाव जीतना है तो मीडिया, अपोजिशन पार्टी, कोर्ट कचहरी, कानून, ये सब अलग रखो और चुनाव लड़ो, लोगों में जाओ। ममता दीदी पिछले 6 महीने से सब मीडिया वालों का भूखे ना मरे इसके लिए हेडलाइन बना रही। चुनाव के लिए अपनी पार्टी के लिए ममता ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वहां ममता हार गई है, वहां ममता हार गई है। ये बात साफ रखो, आप दिमाग में साफ रखो कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, आप क्रिकेट खेलकर आप फुटबॉल की मैच नहीं जीत सकते। क्योंकि फुटबॉल के ग्राउंड पर हो तो आपको फुटबॉल खेलना पड़ेगा। बाद में जाकर लफड़ा करो, झंझट करो, झगड़ा करो कि भाई क्रिकेट तय हुआ था तो फुटबॉल की मैच रखी क्यों। लेकिन आज अगर फुटबॉल की ग्राउंड पे हो तो फुटबॉल खेलना पड़ेगा। ये बार बार क्रिकेट के ग्राउंड पर फुटबॉल खेलती रही या फुटबॉल के ग्राउंड पर क्रिकेट खेलती रही। ये मामला चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, ये मामला लोगों का था। और अगर लोग आप पर गुस्सा हो गए तो उसका क्या बोलते हैं, उसके सारा भरोसा था कि ये प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे और मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगी।
वही तो चालाक दिल्ली में बैठे दोनों है, वो वही तो चालाक है। वो आपको किस ढंग से एक दिखावा खड़ा कर देते हैं और प्रैक्टिस में दूसरा ही कुछ कर देते हैं। तो एक तरीके से राष्ट्रपति शासन की स्थिति लाई गई, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। तो इसलिए ममता की हार तय थी। और पहले दिन से मैं देख रहा था, मैं जनवरी के एंड में अगर बोल रहा हूं कि ममता हारेगी, तो उसका कारण था, जितनी फैक्ट्स मेरे पास थी शायद ही किसी जर्नलिस्ट के पास थी, यूट्यूबर के पास थी। और मैंने भी बहुत कुछ छुपाया नहीं है। मैंने महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होने के बाद बार बार यूट्यूबर जिनके साथ पॉडकास्ट किया है उनको बताया कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने में कुछ 3 हफ्ते से ज्यादा लग गया। तो मैंने पूछा, आपने उस सुनील बंसल को देखा है, उस भूपिंदर यादव को देखा है, उस सारे आरएसएस के बड़े जो नेता कार्यकर्ता मुखिया उनको देखा है जिन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव पलट कर दिखाया? वो तो चुनाव के नतीजे आने के बाद 2-3 दिन में दिल्ली या बिहार पहुंच गए, मैंने बोला था। तो परिणाम आपको दिल्ली में बिहार में दिखाई देंगे, लेकिन वो कौन देखता है? वो कौन देखता है? तो दुनिया ऐसी हो गई है ना कि एक महिला है वो कितनी सुंदर है वो देखा नहीं जाता, उसका मेकअप देखा जाता है। तो नहाई तो मेकअप निकल गया और बोलते अरे ये कौन है और वो कौन थी। ये एक उदाहरण करके बता रहा हूं। तो लोगों को जैसे आश्चर्य लगता है कि भाऊ ने क्यों बोला, तो भाऊ ने कोई बड़ी बात नहीं की। जो मालूमात थी, जो सामने परिस्थितियां थी, उससे कंपेयर करके देखा तो मैंने बोल दिया था। और ये वहां की बात नहीं, मैंने बिहार के बारे में भी बोला था ना। बिहार में हम जयपुर डायलॉग के लिए इकट्ठा हुए थे 6 नवंबर को। उस दिन पहला राउंड, पहले फेज का बिहार का मतदान था। मैं मुंबई से गया था। फिर 7, 8, 9 जयपुर डायलॉग का सम्मेलन हो गया। हम 10 तारीख को निकल गए, मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में घर में पहुंचते ही मेरी बेटी ने बोला, यानी ओमकार और पुंडीर मेरे साथ थे, वो मुझे छोड़कर गाजियाबाद निकल गए। आधे घंटे बाद मेरी बेटी ऑफिस से आ गई, बोली बाबा पता है लाल किले के पास बम ब्लास्ट हो गया। मैंने बोला क्या बोल रही है? तो हमने टीवी लगाया, खबरें देखने लगे। तो बेटी बोली अरे कम से कम ओमकार जी को फोन करो, वो पहुंचे कि नहीं, अब सब ट्रैफिक क्योस होगा। तो मैंने फोन लगाया तो ओमकार जस्ट गाजियाबाद पहुंच रहे थे, वो भी चकित हो गए। तो रात को मुझे ओमकार ने पूछा कि अभी ये ब्लास्ट हो गया और कल सेकंड राउंड का वोटिंग है। तब मैंने बोला था अब दिल्ली का जो ब्लास्ट है उसका इफेक्ट बिहार में दिखाई देगा और कम से कम 8-9% वोटिंग बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो चमत्कार हो जाएगा। तो 11 तारीख को जब वोटिंग हो गया, मैं संजय के साथ भी अलग पॉडकास्ट किया था ओमकार। तो मैंने बोला देखो ये ब्लास्ट अभी आंकड़े साफ नहीं है, लेकिन अगर 8-9% बढ़ता है तो जो मैं जयपुर में 175 बोल रहा था, अब ब्लास्ट के बाद ये 200 क्रॉस करेगा। और वही हो गया, वही हो गया। तो ये दिखता है, वो देखने की जरूरत होती है। आपके पास नजर होनी चाहिए, आपके पास। देखो मैं बंगाल देख रहा था, अभी जो देख रहा था, तो मैंने जो मुंबई में जयपुर डायलॉग का अभी कोकण समिट किया, तो उस वक्त 20 तारीख को 20 मार्च को मेरा पॉडकास्ट हुआ था संजय दीक्षित के साथ। तो मैंने बोला था कि वो जो देख रहा है तो भवानीपुर में ममता हार जाएगी। तो संजय ने पूछा अभी उन्होंने पर्चा तक नहीं भरा है। मैंने बोला भरने तो ना भरने, मैं सिचुएशन जो देख रहा हूं उस पर बोल रहा हूं, क्योंकि वो तो डिक्लेयर था कि शुभेंदु भी भवानीपुर से लड़ेगा। तो मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन ह्यूमन माइंड मैं समझता हूं। भाषा अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो या स्पेनिश हो, कोई भी भाषा हो, वो कम्युनिकेट करने के लिए होती। अगर हम एक दूसरे के चेहरे देखकर, आंख देखकर, उसकी भावना समझकर काम चला लेते तो भाषा की जरूरत नहीं है।
मैं वो भाषा पढ़ सकता हूं। मैं वो रत्ना देवनाथ की नजर देख रहा था, उसकी आंखें सूख गई थी, उसको गले पड़कर उसके महिलाएं रोती थी, वो नहीं रोती थी। तो उससे लोगों का मूड पता चलता है ना। ये क्या आप माइक लेकर कैमरा लेकर जाके माहौल क्या है पूछोगे? जो चीजें महसूस करनी होती है ना, वो शब्दों में क्लियर नहीं होती, नहीं क्लियर होती। एक माँ की ममता जो है ना, वो भाषा का पता नहीं, वो बच्चे को समझ में आती है, हमें समझ में नहीं आती। अब बच्चा जो 2 दिन का 3 दिन की उसकी उम्र है, उसको पता नहीं है। इसको माँ बोलते हैं जो सामने खड़ी है, उठाती है, लेकिन उसको माँ की ममता समझती है। और उस छोटे बच्चे की जो जरूरत है वो माँ को पता चलती है। भाषा कौन सी है ये समझने के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, आपको इंसान होना जरूरी है, ह्यूमन होना जरूरी है। मैं ह्यूमन हूं। तो जब आप आहिस्ते आहिस्ते ज्ञानी हो जाते हो, एक्वायर्ड नॉलेज आ जाता है ना, तो अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट दबा के रखता है, जिसको हम पॉलिटिकल करेक्टनेस बोलते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल करेक्टनेस? सच्चाई छुपाओ, जो है वो छुपाओ। तो इसलिए जो बंगाल के बारे में मैंने बोला, मैंने महाराष्ट्र के बारे में बोला था, मैंने दिल्ली के बारे में बोला था, वो क्या मैं ओपिनियन पोल नहीं लेता? जो अलग अलग लोग करते हैं, उनके वीडियोज आते हैं, उनकी भाषा जो कुछ बोलते हैं मैं सुन लेता हूँ, लेकिन मैं उसका कंटेंट ढूंढना शुरू कर देता हूँ, उसका आशय ढूंढता हूँ, ना कि शब्द। हम मैं हमारे कोकण से वो मालवणी एरिया एरिया बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें माँ भी अपने बच्चे को गाली देती, लेकिन वो गाली नहीं होती, प्यार से गाली देते। अब आप सुनेंगे अरे ये क्या है, औरत अपनी बच्चे को माँ पर से गाली दे रही है। नहीं, वो शब्द है, आपके लिए वो गाली लगती है क्योंकि डिक्शनरी में वो गाली है, लेकिन हमारी लोकल लैंग्वेज में वो गाली नहीं है। तो इसलिए आपको मालवणी भाषा, वहां का कल्चर समझना जरूरी होता है, और वो समझोगे तो वहां के इंसान समझोगे। अगर नहीं समझोगे तो कुत्ता हो या हमारा मालवणी इंसान हो, आपके लिए समान है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था बंगाल के बारे में। लेकिन नाउ एक बात तो है, मतलब जो लोग ग्राउंड पे जाकर नहीं समझ पाते, वो आप एकदम मुंबई में बैठ के समझ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि जो ममता बनर्जी की हार के बाद जो एक नैरेटिव शुरू हुआ कि ममता दीदी जो है वो हारी नहीं है, हराई गई है। सोनी घोष जिन्होंने मंच से चुनावी प्रचार के बोला था, वो मक्का और मदीना वाला गाना गाया था, वो अब फिर से बोल रहे हैं कि दीदी हराई नहीं है, हारी गई है। तो ये जो नैरेटिव चल रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है? कोई विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे का? नहीं, विक्टिम कार्ड तो हमेशा चलता रहता है ना, हर हर युग में, हर जमाने में, हर समाज में वो होता है। और एक बात और है, मैं मानता हूं कि पहले इंसान मन से हार जाता है। जब उसको लगता है ना कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, वो वहीं से विक्टिम कार्ड शुरू करता है। ममता ने तो 6 महीने पहले हार मान ली थी, वो एसआर के खिलाफ गई थी। तमिलनाडु में हुआ है, गुजरात में हुआ है, केरला में हुआ है, हर जगह हुआ है एसआर। तो वो क्यों नहीं मानते खुद को विक्टिम? बंगाल में अगर 8-9% कुछ एसआर से कट गए नाम, तमिलनाडु में तो 12-14% हो गए, फिर वो विक्टिम नहीं है, तो आप विक्टिम कैसे हो? तो बात साफ होती है ना कि मैं हार चुका हूं, हारने वाला हूं, ये मालूम है, लेकिन मानना मुश्किल होता है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी हो, ऐसी बात नहीं। मैं भी उससे गुजरा हूं। जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, गावस्कर वाडेकर का जमाना था, तो हम हर जगह मैच हारते थे, हर जगह हारते थे। तो हमारी टीम की, मैं हमेशा ये एग्जांपल, हमारी टीम ऐसी होती थी कि पहले 6 अच्छे बैट्समैन होते, 7वां विकेट कीपर बैट्समैन होता, आगे 4 बॉलर है। अगर 5 लोग 6 लोग पहले आउट हो गए 60-70 रन से, तो हारना तय है।
फिर हम झूठा झूठा खुद को दिलासा देते थे, नहीं नहीं प्रसन्ना ने कभी 80 किए हैं, बेदी की भी सेंचुरी लगी हुई है, ये हमको मालूम है हारने वाले, हम खुद को समझाते थे। तो आज जो ममता या उसके समर्थक कर रहे हैं ना, वो मैं समझ सकता हूं कि हारे हैं लेकिन हार मानना नहीं चाहते। तो ये मैं हमेशा और एक बात बोलता हूं, जब सच खत्म हो जाता है ना, सच का आधार टूटता है ना, वहां से आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। अगर सच है तो आपको आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। तो ममता ये करेगी क्योंकि वो मानना नहीं चाहती मैं हार चुकी हूं, और ये हार तो उनको जनवरी दिसंबर से पता चली थी। तो ये पहले कोई कारण निर्माण करते कि देखो ऐसा हो रहा है, हमारे काट रहे हैं। अब जहां काटे ज्यादा गए वहां तो वही चुन कर आइए, जहां कम काटे गए वहां से बीजेपी चुन कर आइए। लेकिन फिर भी वो तो चलता रहता है। देखो हारने वाला हमेशा ऐसी ही तकरार करता अब है। यूपी में तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए, यूपी में योगी जी ने तो हाँ, नहीं रोना मचाया। नहीं नहीं वो यूपी भी में दो बात, करोड़ वो भी बात छोड़ो, मैं और एक आपको एग्जांपल अच्छा देता हूं। आप बोलते, सब लोग बोलते हैं जो बीजेपी के खिलाफ है या ममता के समर्थक है, वो बोलते हैं वो पूरा फोर्स लेकर आ गए। इनके कमांड में जितना सेंट्रल फोर्स है, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, ये है वो है, मैं मानता हूं 100% यू आर राइट। मुझे बोलिए कि आईपैक के ऑफिस पर जब छापा चल रहा था तो डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के लेके ममता क्यों गई, अकेले क्यों नहीं गई? तुम्हारे कमांड में जो सब है वो लेकर आप जाओगी, वो गलत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया मैच खेलता है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर क्यों खेलता है? इनको टीम से बाहर निकालो। ये ये फेयर नहीं, ये फ्री एंड फेयर नहीं है। तो राजदीप वगैरह बोलते हैं ना, मुझे हंसी आती है कि अगर मैं, मेरी टीम खेल रही है तो मेरे बेस्ट प्लेयर्स है वो लेके आऊंगा, मेरे भंडार में जो अच्छे औजार है, हथियार है, वो लेकर आऊंगा ना लड़ाई में। अगर नहीं आऊंगा, यानी इनका मतलब है आप हारने की तैयारी से आ जाओ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। ऐसे कैसे हो सकता है? और आपको और एक याद होगा, जितना 1-1.5 महीने से हम अलग अलग चैनल पर वगैरह डिबेट सुन रहे थे, वो क्या बोला जा रहा था? नहीं नहीं बीजेपी केडर में वीक है, ममता के पास केडर है, बीजेपी के पास केडर नहीं। बिल्कुल सुन रही थी आप? जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इनको केडर का मतलब पता नहीं है, इनको पता नहीं कि केडर क्या होता है। वैसे तो हमारे मुंबई में दाऊद इब्राहिम का भी इनफैक्ट केडर हाँ, है। वो अभी भी लोग यही बोल रहे हैं कि टीएमसी जो है वो कार्डो बेस्ड पार्टी है, बीजेपी के पास तो वही तो पार्टी बोल नहीं रहा है। हूं ना। हम्म। टीएमसी उस ढंग की केडर पार्टी है जिस ढंग की मुंबई में दाऊद इब्राहिम की पार्टी है, छोटा राजन की पार्टी है, उनका भी केडर है। हाँ, इसको ये केडर बोलते हैं। इनका दिमाग कितना घूम गया देखो। उनको केडर और गुंडा उसका फर्क नहीं पता चलता, उनको माफिया टोला और पार्टी का फर्क नहीं वो खुद पॉलिटिकल एनालिस्ट बने बैठे, तो हमारे सामने विमर्श एनालिसिस क्या आएगा? तो इसलिए उनको पता नहीं चला और भी पता नहीं चलेगा। अब जो कुछ तमिलनाडु में चल रहा है ये नहीं समझ पा रहे। एक तरीके से उदयनिधि ने तमिलनाडु बीजेपी के थाली में परोसने की कोशिश की है। देखो पूरे बंगाल के चुनाव का निचोड़ समझो। आज अभी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, आज हम बोल रहे 14 तारीख है, शायद 15 तारीख है, 10-11 दिन हो गए। तुमने 10 दिन में जितने वीडियो देखे होंगे, जितने चैनल देखे होंगे, गांव गांव में, शहर में, कस्बे में, मेट्रो सिटीज में, जहां लोग इकट्ठा होकर चिल्ला रहे, नारेबाजी कर रहे, कहीं तुमने मोदी जिंदाबाद सुना है? कहीं अमित शाह जिंदाबाद सुना है? नहीं, हर कोई जय श्री राम बोल रहा है। तो ममता को किसने हराया? जय श्री राम ने हराया, जय श्री राम ने हराया। इसका मतलब सनातन ने हराया है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी यानी ममता की लड़ाई सनातन से चल रही थी और ममता वो समझ नहीं पाई।
अब उदयनिधि नहीं समझ पा रहा है बिल्कुल। कि जय अच्छा श्री राम या सनातन जो होता है वो हाइबरनेशन में रहता है तो ठीक है, बाकी करते रहो नाटक सब, उठापटक हम्म, करते रहो, लेकिन सनातन जाग जाएगा तो तुम मिट्टी में जाओगे। ये लग रहा है ममता का सामने एग्जाम्पल है, फिर भी उदयनिधि समझ नहीं रहा है। तो क्या बोल रहा है बिल्कुल। कि मुझे तो कुछ भी करके बीजेपी के तमिलनाडु हवाले करना है, इससे और तमिलनाडु का हम निचोड़ क्या निकाल सकते हैं। बीजेपी का काम आसान हो रहा है और लग रहा है अन्नामलाई बिल्कुल का उदय बिल्कुल। नजदीक है। देखो एक बात होती है कि मुझे एक इमरान खान का एक डायलॉग यानी एक कहीं इंटरव्यू में बोला था, जी ये वो स्टेटमेंट। बोला था कि आई हेट दिस गेम क्रिकेट। तो बोलता है क्यों? कि हमेशा बॉलर को पीटा जाता है और प्रशंसा होती है बैट्समैन की। तो मैं कोई जख्मी होगा उसकी परवाह नहीं करता, बोला तेरे हाथ में बैट है, स्टंप बचा ले अपने, तेरे हाथ में बैट है ना। तो ये समझना जरूरी है कि आपको लोकतंत्र में चुनाव में जीतना है तो आपके हाथ में बैट है। बॉलर कौन सा आएगा ये आप नहीं तय करोगे, जो भी बॉलर आएगा, जैसी भी बॉल डालेगा, वो स्पिनर डाले या फास्ट बॉल डाले, मीडियम पेस डाले, आपका चॉइस नहीं, आपके हाथ में बैट है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जय का बाप खेल रहा था, जय शाह का बाप जो इंटरनेशनल क्रिकेट का अध्यक्ष है, उसका बाप ममता के खिलाफ खेल रहा था। इसको पता नहीं है किसका बाप है। यही तो होता है ना, जो ये छोटी बात है लेकिन समझने जैसी है कि आप जी जब बिल्कुल। जो लड़ाई कर रहे हो उस हम्म, लड़ाई के रूल्स रेगुलेशन से लड़ना पड़ेगा। आप जी आइन चुनाव में नए रूल्स नहीं ला सकते। तो बिल्कुल। इसलिए अब ये समझ में नहीं आया आउट कैसे हो गया। एक कोई मुझे किसी प्रोग्राम में ये हरभजन सिंह ने वो मुझे लगता है किसी टीवी शो में उसने एक बढ़िया बात बोली। वो उसका और इंजमाम जो इंजमामुल हक। पाकिस्तान, हाँ जी इंजमामुल हक, इंजमामुल हक। हाँ, तो उसकी दोस्ती थी। तो वो बोला एक बार उसने कुछ किया तो एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। फिर उसने एक बार बॉल रोकने की कोशिश की तो बोलता है मुझे पता नहीं चलता, मैं बैट लगाता हूँ आउट होता हूँ, मैं हाथ लगाता हूँ आउट होता है, मैं खेला आउट होता हूँ, नहीं खेला तो भी आउट होता हूँ। तो वो जो मानसिकता है ना जी। रूल ना समझने की, उसमें हम्म, ममता फंसी है और वो निकलना नहीं चाहती। और ज्यादा उलझती जा रही है ऐसा लग रहा है। भाव, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब तक हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में पोस्टपोल वायलेंस का जो इतिहास रहा है उस पर कभी ममता दीदी ने कोई भी कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। अब वो उठकर कोर्ट पहुंच गई है खुद काला कोट पहनकर। बड़ी अजीब सी नहीं बात। नहीं नहीं, वो तो होता है। देखो कोई भी अपराधी आप पकड़ते हो तो उसने तो हम्म, कानून तोड़ा है, हम्म, लेकिन वो अपने बचाव में कौन सा हथियार लेकर आता है? कानून ही लेकर आता है। हम्म, वो तो वो वो अट्टल क्रिमिनल है, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है। हम्म, कानून तोड़ेंगे लेकिन कानून से ही अपने के लिए बचाव मांगेंगे। हम्म, ममता गुनाहगार है, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो कोर्ट जाकर पहुंचे कि मुझे बचाओ, मुझे कानून का आसरा चाहिए। अरे फिर ईडी की फाइल उठाकर लेने के लिए आप गई थी, तब आप कोर्ट को पूछने क्यों नहीं गई कि भाई ये इलीगल है, ईडी को रोको। आप उस वक्त मुख्यमंत्री होकर गुंडागर्दी कर रही थी, और आप अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री है तो वो गुंडागर्दी ना करे। समझे कितनी अजीब बात है? देखो ये तो होता है, ये तो देखो लोकतंत्र में और कानून का राज होता है, उसमें होता है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ गोरा खैरनार वो डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर थे, वो हम्म, अनाप शनाप बक रहे थे। तो कमिश्नर जो थे शरद काले, उनको पत्रकारों ने पूछा आप एक्शन क्यों नहीं लेते? तो हम्म, उन्होंने बोला था उन्होंने तो कानून तोड़ा है, लेकिन उन पर मुझे कानून के तहत ही एक्शन लेना पड़ता है, मैं कानून तोड़कर एक्शन नहीं ले सकता।
मुझे दिख रहा है गलत है। अजमल कसाब ने 200 लोगों को मारा है, दुनिया ने देखा है टीवी पर, फिर भी बिल्कुल। लीगल प्रोसीजर में उसको आरोपी बनाकर उसको अपराधी तय किया और बाद में फांसी दी। ये लोकतंत्र का खूबसूरती भी है, और मैं योगेंद्र यादव की तरीके की खूबसूरती नहीं बोल रहा हूं कि जो उसका स्ट्रांग पॉइंट है वही उसका वीक पॉइंट भी होता है। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है। तो ये चलता है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब भाव, आपको यहाँ से टीएमसी का क्या भविष्य नजर आ रहा है? क्या टीएमसी वापस आएगी, या फिर ममता दीदी बस ये लास्ट कोशिश कर रही है, जिस तरह के वो कदम उठा रही है सबसे, और उलझ जाएंगी? नहीं नहीं, वो मैंने वो उसमें एक शायद हिंदी या मराठी में वीडियो डाला है कि देखो, भविष्य उसका होता है जिसका वर्तमान होता है। ममता दीदी भूतकाल में, अतीत में जी रही है। उसको पहले चुनाव मानना पड़ेगा, मैं हार गई हूं, तो वहां से शुरुआत होगी ना। आप अगर बीमार हो ये मान ही नहीं रहे हो तो आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा? आप बीमार हो तो डॉक्टर चेक करेगा और दवाई तय करेगा, ट्रीटमेंट तय करेगा। आप कह रहे हो कि मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमारी से मर जाओ भाई, हम क्या कर सकते? कोई डॉक्टर उनको, तो वैसे उनका कोई भविष्य नहीं, क्योंकि वो वर्तमान में नहीं है। अतीत का जो अतीत जब वर्तमान होता है, उसका भविष्य आज का वर्तमान होता है, और आज का वर्तमान जो है उसका कोई भविष्य हो सकता है। मेरे दादा, मेरे पिता का कोई भविष्य नहीं है, वो चल चुके, निकल चुके, वो अतीत है। मेरा भविष्य, मेरी बेटी का भविष्य, समझे? तो ये बात जिनके समझ में नहीं आते उनको क्या, कौन समझाएगा? नहीं समझा सकते। बिल्कुल भाव। और अब वेस्ट बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, और जिस तरह से चीजें हो रही है उससे तो लग रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है बैक टू नॉर्मल बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1-1.5 साल के अंदर काफी जो वेस्ट बंगाल की व्यवस्था, जो व्यवस्था है, जो पूरी व्यवस्था, वो बेहतर हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा कंसर्न रहे हैं, वो जाते जाते बेहतर। एक छोटा सा बात बोल दूंगा। तो प्लीज। देखो, आप कहीं जा रहे हो, ट्रेन पकड़नी है आपको, एयरपोर्ट पर जाना है, ट्रैफिक में फंस जाते हो, लेट हो जाते हो, और लेट हो जाते हो, गया, गाड़ी निकल हुई, प्लेन तो निकल गया, ये आपके दिमाग में होता है। जी। लेकिन स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब आपको पता चलता है कि ट्रेन लेट है, प्लेन लेट है, आप खुश हो जाते हो। थोड़ा लेकिन रिलीफ दो हो जाता घंटे पहले पहुंचते हो तो गाली देते हो, लेट हो रहा है। तो ये ह्यूमन माइंडसेट होता है। तो आज बंगाल की हालत इतनी बुरी है कि सरकार अपनी तरीके से किसी पर एक्शन भी ना ले तो भी लोग खुश रहेंगे। क्योंकि मुझे किसी ने पूछा कि आप क्या सोचते हो, बंगाल के लोगों की अपेक्षा क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है? मैंने बोला बहुत, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, मेरे थाली से चोरों मत, बस इतना एक्सपेक्टेशन है, जो ममता ने करके दिखाया। तो उससे है। छुटकारा मिला, उससे ही लोग खुश। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा, लोगों को मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं लोग, जय श्री राम बोल पा रहे हैं। जहां पर जय श्री राम बोलने की इजाजत नहीं थी, अधिकार नहीं था, वहां पर उनके लिए यही बहुत बेहतर है। आपने बहुत सटीक बात कही भाव, के वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन, ये बेसिक चीजें उनको मिल रही हैं जो जो शायद हम लोग सोचते भी नहीं है कि अरे ये भी हमसे छीना जा सकता है। तो उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। और ये सारी चीजें जो बड़ी समस्याएं हैं, उनका भी समाधान हो जाए, तो ये तो ना सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए ही बहुत आवश्यक है। क्योंकि वेस्ट बंगाल हम जानते हैं कि स्ट्रेटेजिकली और जो इसकी पोजिशनिंग है उसकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।